हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 के PYQs के बारे में। 2021, इनसे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2018 की PYQs, 2019 की PYQs, 2020 की PYQs। सारे के सारे PYQs बेस्ड ऑन एनाटॉमी एंड थेरेप्यूटिक योगा। इन दोनों के बारे में सारे के सारे 2018 से लेकर 2020 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसके ऊपर थेराप्यूटिक योगा के ऊपर, सिर्फ थेराप्यूटिक योगा के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी महा मैराथन वीडियो शूट कर चुका है, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा अब तक तो ज़रूर जाके हमारे चैनल पे सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। इन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज़रूर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ सारे वीडियोस के लिंक्स, तो वहाँ से जाके सारे के सारे वीडियो देख लो। फिर 2021 यानी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड थेरेप्यूटिक योगा के और भी 21 में जितने भी PYQs आए थे उन सारे PYQs के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दिस इज द टाइम टू से गेट सेट गो। सो लेट्स गो गाइज, जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सेल, ये सेल किन्होंने फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था? आपका चार ऑप्शन है। वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन 3 में पूछा गया है कि एंटन वैन लेeuwenhoek ने किया था। या फिर ऑप्शन 4 में आपसे बोला जा रहा है कि थियोडोर एंड मैथियस ने किया था। तो किन्होंने ये सेल फर्स्ट डिस्कवर किया था, इसके बारे में एक टेबल हम आप लोगों को पढ़ाया जाता है। इस टेबल को याद रखना, जो कि ऑलरेडी मैं अटैच कर चुका हूँ। इस टेबल को याद रखना। इस टेबल को अगर आपको याद हो ये टेबल, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि जो पहला सेल था, सेल पहले डिस्कवर करने वाले जो थे वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहला सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन वो नॉन लिविंग सेल था। यार क्या था उनकी उनकी यार था 1665, यानी 1665 को सबसे पहले जिन्होंने सेल ये चीज़ डिस्कवर्ड की है वो है रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे आपको यही पूछा गया था कि किन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था और साल कितना था। तो साल था जी 1665। एंड जिन्होंने डिस्कवर किया था साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाता है। लेकिन ऑप्शन 3 में आपको क्या बोला गया था? एंटन वैन लेeuwenhoek 1674 को इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था पहला लिविंग सेल। इस पिक्चर को, इस टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लो। देखो, लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर किया था? एंटन वैन लेeuwenhoek ने किया था। या उनका साल कितना था? 1674 को किया था। फिर सेल थ्योरी आती है। सेल थ्योरी किन्होंने डिस्कवर किया था? सेल थ्योरी डिस्कवर किया था जी थियोडोर एंड मैथियस ने। थियोडोर एंड मैथियस, इन दोनों ने किया था सेल थियोरी को डिस्कवर। सेल थियोरी को डिस्कवर किया था थियोडोर एंड मैथियस ने। साल कितना है? 1838 को। 1838 को किया था। अब देख लो, न्यूक्लियस को किन्होंने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस का डिस्कवरर है, न्यूक्लियस को जिन्होंने फाउंडर जो है न्यूक्लियस का जो जिन्होंने डिस्कवर किया था वो है रॉबर्ट ब्राउन। वो है रॉबर्ट ब्राउन। इन दोनों को मिला मत देना। सेल, नॉन लिविंग सेल या तो फिर सेल का जो पहला जिन्होंने खोज की थी वो रॉबर्ट हुक है, और जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन है। इन दोनों को मिला मत देना, सेल भी अलग अलग है। ये 1665 को जो सेल वाला है, और जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था वो 1804 को किया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाता है इसके साथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग्स इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज नोन एज। यानी अच्छे तरीके से पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला बोल रहा है रेसिडियल वॉल्यूम, दूसरा है टाइडल वॉल्यूम, तीसरा है जी वाइटल कैपेसिटी, चौथा है जी लंग्स कैपेसिटी। और क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग्स इन हेल्दी इंडिविजुअल। यानी हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी इंडिविजुअल कितने अमाउंट, जितने एक हेल्दी इंडिविजुअल जितने अमाउंट ऑफ एयर को इन कर रहे हैं और आउट कर रहे हैं अपने लंग्स से, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको रेसिडियल वॉल्यूम कहा जाता है? क्या उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है?
क्या उसको वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है या फिर उसको लंग कैपेसिटी कहा जाता है? इस क्वेश्चन के जवाब देने से पहले आप लोगों ने पहले जवाब चूज कर लो, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं पहले इन चारों चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल क्या होता है, वाइटल क्या होता है एंड लंग्स कैपेसिटी क्या होती है। इन चारों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आंसर पे आएंगे, ठीक है। तो पहला होता है एक देखो, पहला जो है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम है कि इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपीरेशन, यानी मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर रह जाते हैं कहाँ पे? लंग्स पे, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जी रेसिडुअल वॉल्यूम, उसे कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम वो होती है जो एक इंसान, एक हेल्दी इंडिविजुअल नॉर्मल जब ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम उन्होंने जितना अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करती है और जितना अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल करते हैं लंग्स से, इसे कहा जाता है जी टाइडल वॉल्यूम, इसे कहा जाता है जी टाइडल वॉल्यूम। फिर आती है वाइटल कैपेसिटी 3 नंबर पे। वाइटल कैपेसिटी किसे कहा जाता है? वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है द टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल अमाउंट ऑफ ईयर एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन, यानी मैक्सिमम इनहेल करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल करते हैं, मैक्सिमम इनहेल करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल करते हैं उसे कहा जाता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। द वैल्यू इज अबाउट 4800 मिलीलीटर एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू एज एंड बॉडी। ये जो वाइटल कैपेसिटी है ये वेरी करते हैं एज और बॉडी के साइज के हिसाब से। फिर 2 कंसेप्ट है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का, तीनों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब एक और 2 कंसेप्ट आते हैं, एक होता है IRV जिसे कहा जाता है IRV, एक और कंसेप्ट आता है जिसे कहा जाता है ERV। मतलब IRV का मतलब होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV का मतलब होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? दिस इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड एट द एंड ऑफ अ नॉर्मल और टाइडल इंस्पिरेशन। मतलब जो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो एडिशनली इंस्पायर की मतलब लिया जाता है, एडिशनली जिसको हम इंस्पिरेशन करते हैं, जिसको हम इनहेल करते हैं, एडिशनली जिसको हम इनहेल करते हैं उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी वही चीज़ है जो नॉर्मल जैसे एक्स्ट्रा वॉल्यूम, दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड विथ मैक्सिमम एफर्ट बियॉन्ड द लेवल ऑफ रिस्ट एट द एंड ऑफ द नॉर्मल क्वाइट एक्सपिरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद यानी क्वाइट एक्सपिरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट एयर जो एक्सपायर की जाती है उसे कहा जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसे कहा जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आपको क्वेश्चन में जी पूछा गया था कि द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, इसे क्या कहा जाता है जी? इसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। नॉट देखिए, टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इनटू और आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथ। मतलब आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 2। लंग्स कैपेसिटी कौन से है? लंग्स कैपेसिटी का मतलब होता है कि जितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में भर सकते हैं, लंग्स की जितनी कैपेसिटी होती है, इसे कहा गया है लंग्स कैपेसिटी। तो ये तो आपका आंसर नहीं है। वाइटल कैपेसिटी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा ना, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने अभी अभी दिखाया था आप लोगों को। वाइटल कैपेसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन। मतलब मैक्सिमम इनहेल करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल कर सकते हैं इसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। मतलब नॉर्मली ले लिया, उससे बाद फोर्सफुली फिर लिया, जितना ले सकता था उतना ले लिया, अब हम पूरा का पूरा जितना भर गया है अंदर उस सबको बाहर निकालेंगे, इसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। फिर आते हैं हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम हमने अभी भी पढ़ा था कि रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपीरेशन, यानी मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करने के बाद भी निकाल दिया, जितना लिया था उन सारे के सारे निकाल दिया, फिर भी जितना रह जाता है फोर्सफुली एक्सेल कर लिया, फिर भी जो बचा हुआ रहता है अंदर उसे कहते हैं रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब ही होता है बचा हुआ, तो उसका मतलब ही होता है रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब ही होता है बचा हुआ एयर जो बचा है अंदर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसी के साथ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। देख लीजिए आंसर 2 आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्ट्रेस रेफर टू नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स
ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट स्टेटेड बाय, ये एक डेफिनेशन है स्ट्रेस का, ये स्ट्रेस का एक डेफिनेशन है। ये देखिए, ये डबल कोटेशन का अंदर किया गया है ये डेफिनेशन, और पूछ रहा है कि ये डेफिनेशन जो है ये किन्होंने दी थी। ये डेफिनेशन जो है ये दिया था हेंस सेले ने। ये डेफिनेशन जो है ये दिया था हेंस सेले ने, हेंस सेले। इसको याद रखना, ये एक ही बार पूछा गया है हालांकि, लेकिन स्ट्रेस हालांकि आपके सिलेबस में भी है तो पूछ सकते हैं। ये डेफिनेशन जो है ये बहुत ही यूजफुल डेफिनेशन है स्ट्रेस के, एंड बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है, ये दिया था हेंस सेले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि अनट्रीटेड और अंडर ट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन कैन लीड टूवर्ड्स, मतलब अगर किन्हीं को स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन हुआ है, स्ट्रेप्टोकोक्कस एक्चुअली एक वायरस है, स्ट्रेप्टोकोक्कस वायरस का नाम है, सॉरी बैक्टीरिया है वो, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोक्कस। तो ये एक्चुअली ये इन्फेक्शन करते हैं जिसको कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन को अगर किन्होंने ट्रीटेड नहीं किया, मतलब डॉक्टर के पास अगर किन्हीं को स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किन्हीं को स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन हुआ है, उन्होंने डॉक्टर नहीं दिखाया, फिजिशियन के पास नहीं गया, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, हालांकि इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इन्फेक्शन अगर है तो ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक लेना चाहिए उनको, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक दवाई जो होती है वो लेना चाहिए। अगर इन्फ्लेमेशन पैदा हो गया तो स्टेरॉयड वगैरह लेना चाहिए, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं देखना प्रेस्क्रिप्शन में, तो ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। लेकिन पूछ रहा है कि अगर किन्होंने नहीं लिया तो उनका ये जो स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन है ये बाद में क्या हो सकता है, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, ये कौन सी चीज़ें आपकी ख़राब कर सकती है। स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन को अगर ट्रीट नहीं किया जाता ना तो वो रेमोटिक फीवर क्रिएट हो जाता है, वहाँ से रेमोटिक फीवर क्रिएट होता है, जो बाद में आपके जो हार्ट में जो वल्बर होती है, वल्ब जो होती है, तो वल्ब को एक्चुअली क्षय कर देती है। इसी को कहा जाता है रेमोटिक वल्बर लेशन, इसी को कहा जाता है रेमोटिक वल्बर लेशन। ठीक है, तो आपका इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये जी सिनोसिस नहीं हो सकता, आपके पहले ऑप्शन में ही आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनोसिस दिया गया था, क्योंकि इन्फेक्शन है तो लोगों को लगेगा कि यह सिनोसिस हो सकता है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो सिनोसिस नहीं है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी नहीं होगा, और इसका ऑप्शन माइग्रेन भी नहीं हो सकता, माइग्रेन के साथ इसका कोई लेना देना है नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इसी के साथ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ बॉडी मास इंडेक्स BMI? ये मैंने पता नहीं कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने वो टेबल आप लोगों को मैंने बोला था कि वो टेबल याद कर लो, क्योंकि BMI देखो 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में भी BMI से सवाल पूछा गया, 2022 को भी पूछा गया था, 2023 को भी पूछा गया था, 3 साल लगातार। 2023 में जो सर्कल हुआ ना जून में, वहाँ पर भी BMI पूछा गया था, और फेब में जो हुआ था 2023 का फेब में जो एग्ज़ाम हुआ था, एक्चुअली जो 2022 दिसंबर सर्कल का एग्ज़ाम था उसमें उस पर भी पूछा गया था। BMI से कई बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो BMI की टेबल याद कर लो, जो मैंने फिर से करवाया है, जो थेराप्यूटिक योगा का मेरा जो महा मैराथन सेशन है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से जाके पढ़ लो। ये टेबल वहाँ पर भी अटैच किया हुआ है, वहाँ पर भी ये टेबल अटैच्ड है। ठीक है, अगर किन्हीं को महा मैराथन या फिर ये PYQs की स्लाइड चाहिए तो मेरे को मैसेज डाल दो मेरे मेल में जाके, जो कि मेंशन ईमेल आईडी है, हमारे ऑफिशियल मेल आईडी जो है, वहाँ पे जाके आप लोग मैसेज कर दो, मेल कर दो, मैं ये स्लाइड जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। हालांकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको उन लोगों को तो ऑलरेडी मिल गया होगा, बाकी लोगों को जो नए हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है लेकिन ये स्लाइड चाहिए, जो हमारे चैनल में अब तक नहीं है, नया है जो, तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे मेल कर दो, मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ जो पुराने बच्चे हैं उनको तो स्लाइड ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब बताओ ये BMI का स्केल क्या है, कौन सा है जी? BMI का स्केल होता है, वेट को मेजरमेंट किया जाता है kg पर, एंड हाइट जो है उसको मेजरमेंट किया जाता है मीटर स्क्वायर पर। मीटर स्क्वायर, सिर्फ मीटर नहीं, हाइट को मेजरमेंट किया जाता है मीटर स्क्वायर पर। इसी के साथ आपका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बन जाते हैं। ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, हलवा, इजी क्वेश्चन, इसी को कहते हैं बिना मेहनत किए नंबर। लेकिन अब जल्दबाजी करोगे ये क्वेश्चन ही गलत करके आओगे जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि आसान क्वेश्चन कई बार गलत करवाते हैं एग्ज़ाम। याद रखना, चाहे क्वेश्चन आसान हो या टफ हो, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो फिर जाके आंसर करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं हॉट फ्लशेस, डिस्टर्ब्ड स्लीप, इमोशनल चेंजेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ
बताओ कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तीसरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या चौथा मेनोपॉजल सिंड्रोम। कितनी चालाकी के साथ ये क्वेश्चन को बनाया गया है, कितनी चालाकी के साथ। देखो हॉट फ्लैशेस दे दिया ऑप्शन में, डिस्टर्ब्ड स्लीप दिया है, इमोशनल चेंजेस दिया है। ये कुछ कुछ हो या ना हो, हर एक एग्जामिनर को पता है ये गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर की क्वेश्चन है। पहली ऑप्शन आपके आंखों मतलब आंख में उंगली डाल के एग्जामिनर कह रहा है कि भाई यहाँ पे टिक करो ऑप्शन 1 में, यही करेक्ट आंसर है। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द पॉलिसी एंड दिस इज द पावर ऑफ क्वेश्चन सेटर। वो आपके आंखों में उंगली डालकर कह रहे हैं कि यार यही करेक्ट आंसर है, वो आपको दिखा रहा है कि करो इसको राइट। और अगर आपने पैर रख दिया, ये बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो दिख रहा है वो हर वक्त होता नहीं है, जो आपको दिखता है वो नहीं होता, याद रखना। ये जो पहला ऑप्शन है जी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हॉट फ्लैशेस जो है वो नहीं होते हैं जी। हॉट फ्लैशेस प्री मेंस्ट्रुअल माना कि उसमें इमोशनल चेंजेस होते हैं, मैं माना उसमें इमोशनल चेंजेस होते हैं, उसमें कई सारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, लेकिन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हॉट फ्लैशेस या डिस्टर्ब्ड स्लीप ये इनकी सिम्टम्स में नहीं आती है। ये इनके सिम्टम्स, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हॉट फ्लैशेस एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप अगर ये तीनों एक साथ अगर जब मिलाएंगे तो ये तीनों एक साथ कौन कौन से प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ये जी मेनोपॉजल सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसको लास्ट में डाला गया और पहले ऑप्शन में आपको डाल दिया प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जल्दबाजी के चक्कर में आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, एग्जाम में टाइम की भी प्रेशर होती है, वो घड़ी चल रहा होता है, टिक 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 करके आपकी काउंटडाउन चल रही होती है स्क्रीन पे। अब उसकी तरफ देखोगे और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, चलो इसको भी टिक कर दो, फिर आके बोलोगे सर मैंने सारे क्वेश्चन सही करके आया। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो क्वेश्चन सारा पढ़ना, ऑप्शन भी सारे के सारे पढ़ना, फिर जाके आंसर करना। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाता है आपका मेनोपॉजल सिंड्रोम, नॉट प्री मेंस्ट्रुअल। ये आपके ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं है। बाकी दोनों तो आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों तो है नहीं। इन 1 और 4 में आपका ऑप्शन था, तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, एक्रोमेगली इज अ डिसऑर्डर ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ। ये बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। एक्रोमेगली जो प्रॉब्लम होती है, ये एक्रोमेगली जो डिसऑर्डर होती है, ये कौन से हार्मोन से की ज़्यादा सिक्रेशन से होती है? ये सभी को पता होता है, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है ये जी। ये ग्रोथ हार्मोन, ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है GH, उसके ग्रोथ हार्मोन अगर किन्हीं का ज़्यादा, एक्रोमेगली को जो क्या कहते हैं हिंदी में, इसका नाम, हिंदी में इस डिजीज़ का नाम मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, इसको एक्रोमेगली ही कहते हैं शायद, एक्रोमेगली ही कहते हैं। देखिए हिंदी में भी एक्रोमेगली ही मेंशन किया है यहाँ पर, हिंदी में भी। ठीक है, तो ये जो विकृति है, ये जो डिसऑर्डर है, ये किसकी वजह से होती है? कौन से हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो ये होगा ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज़ हो जाए। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बताओ, ये जो वेसोप्रेसिन है, ये जो वेसोप्रेसिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेसोप्रेसिन जो है, इसका और एक नाम है, वो नाम क्या है? बताओ आप लोग, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना इसका और एक नाम क्या है वेसोप्रेसिन का, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, वेसोप्रेसिन का और एक नाम क्या है, ये मुझे कमेंट करके बताना कि वेसोप्रेसिन का और एक नाम क्या है। और ये वेसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज़ होता है, मैं बता देता हूँ, एक ऑप्शन में बता देता हूँ कि दोनों क्वेश्चन मैंने पूछा था। एक क्वेश्चन है कि वेसोप्रेसिन का और एक नाम क्या है, इसे एक और कौन से नाम से जाने जाते हैं वेसोप्रेसिन, और इसको कहाँ से रिलीज़ होता है, ये वेसोप्रेसिन जो है ये कहाँ से रिलीज़ होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये कहाँ से रिलीज़ होता है? मैंने 2 ऑप्शन कर दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये वेसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज़ होता है बताओ। ठीक है, और इसका और एक नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना। मैं इसका आंसर बताऊँगा कमेंट सेक्शन में ही, मैं इसका आंसर बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहता हूँ कि आज रात तक कितने कमेंट्स आते हैं इन सवालों पे। ठीक है, चलो इस पे आज रात तक कितना कमेंट्स आता है मैं देखना चाहता हूँ। मैं इसका आंसर बता दूंगा कल कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट, विच योग प्रैक्टिसेस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की पेशेंट के लिए कौन से योगिक प्रैक्टिस जो है वो नहीं कराने चाहिए? ये सभी को पता है, इसमें टाइम बर्बाद करने वाली क्वेश्चन ये है नहीं, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है जी। मेडिटेशन नहीं कराना चाहिए। डिप्रेशन के पेशेंट को मेडिटेशन करवाएंगे तो वो और भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। द एबिलिटी ऑफ ए नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम एरिया फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू अदर एरिया इज। ये बिल्कुल एज इट इज़ डेफिनेशन को मेंशन कर दिया। पता है ये क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं ना, ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है क्वेश्चन में,
ये बिल्कुल इसका डेफिनेशन ही है, ये कंडक्टिविटी का डेफिनेशन है जी, ये कंडक्टिविटी का डेफिनेशन है। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन में यही लिखा जाता है, द एबिलिटी ऑफ ए नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू अदर एरिया। मतलब एक नर्व फाइबर की जो एबिलिटी होती है वो एक इम्पल्स को एक जगह से लेकर, स्टिमुलेशन को एक जगह से लेकर अदर जगह तक और किसी और जगह तक वो ट्रांसफ़र करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जी कंडक्टिविटी। ये इसका एज इट इज़ डेफिनेशन को उठा दिया स्टेटमेंट में, ये कंडक्टिविटी का डेफिनेशन है जी, एज इट इज़ स्टेटमेंट को उठा दिया, एज इट इज़ उठा दिया, बस डबल कोटेशन को उठा दिया यहाँ पे, और एरिया इज ऐसे करके पूछ लिया। ये बिल्कुल इसका डेफिनेशन है, ये इसका डेफिनेशन है बिल्कुल कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग फूड इज टर्म्ड एज। फूड को जब आप निकाल नहीं पाते हो, जब कोई फूड आप खाते हो उसमें फूड को निकालने के टाइम जो प्रॉब्लम होती है, फूड को जब हम पास करते हैं इसोफेगस के थ्रू, निकलने के टाइम जो प्रॉब्लम होती है उसे क्या कहा जाता है जी? उसे कहा जाता है डिस्फेजिया, उसे कहा जाता है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया कहा जाता है उसे। एक्लेशिया क्या है? एक्लेशिया भी एक्चुअली, एक्लेशिया जो है ये भी निकलने वाली, ये भी सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम ही है, निकलने रिलेटेड प्रॉब्लम ये भी है एक्लेशिया। लेकिन इसमें होता क्या है, एक्लेशिया में वहाँ पे इसोफेगस के वहाँ पे जो मसल्स होती है ना, वो मसल्स काम नहीं करते सही तरीके से, इसको एक्लेशिया कहा जाता है। लेकिन जब हम किसी भी खाने को खाते हैं, कोई भी खाना जब हम खाते हैं तो उसको जब हम निगल नहीं पाते, निगलते टाइम हम अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो डिफ़िकल्टी सॉल्विंग जब होती है, तो डिफ़िकल्टी सॉल्विंग ये एक्चुअली कीवर्ड है। डिफ़िकल्टी सॉल्विंग अगर आपसे पूछा जाए ना, डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग ऑफ फूड, ये आपसे अगर कहीं पर भी पूछा जाए तो उसका आंसर डिस्फेजिया ही होगा, ठीक है। डिस्फेजिया जो है ये इसका कीवर्ड है, ये एक्चुअली इसका कीवर्ड है, ठीक है। और एक्लेशिया का मतलब होता है कि अगर इसोफेगस के वहाँ पे जो मसल्स होती है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते, उसे कहते हैं एक्लेशिया। फिर आते हैं डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये सभी को पता होता है, इसका मतलब होता है जी ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ये ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। डिस्पनिया जो है ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। डिस्प्लेजिया क्या होता है जी? डिस्प्लेजिया ये होती है, ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक्लेशिया ये है, डिस्पनिया ये है। डिप्लेशिया का मतलब होती है कि कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन की जो अगर कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू में अगर कोई सेल के एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, सेल की एबनॉर्मल डेवलपमेंट विद इन अ टिश्यू और ए ऑर्गन, तो उस चीज़ को कहा जाता है डिस्प्लेजिया, उस चीज़ को कहा जाता है जी डिस्प्लेजिया, ठीक है। उस चीज़ को कहा जाता है डिस्प्लेजिया। मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन आर, देखो यहाँ पे से एक्सियल स्केलेटन की बोन कौन कौन सी है आपको बताना है, बताओ। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है क्लेविकल बोन, दूसरा ऑप्शन में है वर्टिब्रा, तीसरा में है स्कैप्यूला, चौथा में है स्कल, पांचवा में है हाइयोइड। आपसे पूछा है कि एक्सियल स्केलेटन की बोन कौन कौन सी है, एक्सियल स्केलेटन की बोन कौन कौन सी है। अच्छा पहले ये बताओ एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन होती है? कोई ये तो बता दो कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन होती है, एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन होती है जी? एक्सियल स्केलेटन में टोटल जो है वो 80 बोन होती है, ये तो हमें पता है कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल जो है वो 80 बोन होती है। अब मुझे ये बताओ ये पांचों ऑप्शनों में कौन कौन से बोन है जो एक्सियल स्केलेटन की बोन नहीं है, पहले इसको डिस्कस कर लो। एलिमिनेट मेथड से हम इसको आंसर करेंगे। देखिए क्लेविकल जो बोन है, क्या ये एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं या फिर पेक्टोरल गार्डल का बोन है? जी हाँ, क्लेविकल जो है ये पेक्टोरल गार्डल का बोन है, मतलब ये स्केलेटन बोन, ये तो एक्सियल स्केलेटन का है ही नहीं। और स्कैप्यूला, क्लेविकल और स्कैप्यूला इन दोनों को मिला के ही तो पेक्टोरल गार्डल बनती है हमारा। दो गार्डल है ना, एक पेक्टोरल ऊपर में जो हम अपर एक्सट्रीमिटीज में दो गार्डल होती है ना, एक होती है पेक्टोरल गार्डल और लोअर में एक होती है ना हमारा पेल्विक गार्डल। तो पेक्टोरल गार्डल का दो बोन कौन कौन से है, पेक्टोरल गार्डल की बोन कौन सी है? पेक्टोरल गार्डल का बोन्स होते हैं जी क्लेविकल एंड स्कैप्यूला, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो बनते हैं पेक्टोरल गार्डल। मतलब ए एंड सी ये दोनों हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसमें ए है मतलब ये भी नहीं होगा, इसमें सी है ये भी नहीं होगा, इसमें भी सी है ये भी नहीं होगा, तो हो गया हमारा आंसर बी डी एन ई। देख लो वर्टिब्रा, जी हाँ एक्सियल स्केलेटन की है। स्कल एक्सियल स्केलेटन की भी है।
हाइयोइड एक्सोस्केलेटन की ही बोन है। वर्टिब्रा कितनी होती है, बड़ों में कितनी होती है, वर्टिब्रा 26 होती है जी। वर्टिब्रा कितनी होती है 26, बच्चों में 33, बच्चों में कितनी होती है 33, ठीक है। हाइयोइड 1 होती है। स्कल में कितनी बोन होती है, स्कल में कितनी बोन होती है बताओ। फेशियल को इंक्लूड, क्रेनियम और फेस दोनों को मिला देंगे तो कितना होगा, फेस में कितना होता, फेस में जी 14 और क्रेनियल में 8, तो इन दोनों को मिला दो कितना होता है 22 टोटल, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैच करने के लिए कह रहा है, पहला ऑप्शन है विटामिन बी, इस साइड में विटामिन है, इस साइड में डिफिशियंसी डिजॉर्डर्स है। बताओ कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजॉर्डर होता है। देखो सबसे आसान कौन है इनमें, सबसे आसान जो हमेशा हमें याद रखते हैं, हम बच्चों को कहते रहते हैं हर वक्त, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है रिकेट। अब देखो सी का 2 कहाँ है, सी का 2 पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में, चौथे में नहीं है, हो गया आपका आंसर। देखने की ज़रूरत है ही नहीं, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो। लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम पूरा देखेंगे। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होती है जी, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होती है पेलेग्रा, यानी बी का 4 है, सॉरी ए का 4, ए का 4 है जी, हाँ ए का 4 है। डी का, सी का हमने क्या किया था 2 किया था, सी का 2 है। अब देखो बी का विटामिन सी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कारवी होती है, सबको पता है, तो हो गया बी का 3, देखो बी का 3 है। अब बचा ई, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से मेल न्यूट्रिशन होती है, हो गया हमारा, चारों के चारों ऑप्शन मैच हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA इन द RBC। बिल्कुल सही बात है जी। इट्स डेफिशिएंसी यानी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी लीड्स टू फेलियर ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द सेल एंड रिडक्शन इन द सेल डिवीजन। बिल्कुल सही बात है इसकी, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो एसेंशियल होती है आरबीसी के DNA इन आरबीसी के अंदर DNA सिंथेसिस के लिए, आरबीसी के सिंथेसिस के लिए B12 जो होती है वो एसेंशियल होती है। एंड इसकी डेफिशिएंसी फेलियर, इसके डेफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि जो मैच्योरेशन नहीं होती है इन सेलों की मैच्योरेशन नहीं होती है और इनका सेल डिवीजन नहीं होती, यही मतलब है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल इसके रीज़न को जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। बिल्कुल सही बात जी, इतने बार बार हमने पढ़े हैं कि मेरे को स्टेटमेंट देख के ही पता चल जाता है। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। बिल्कुल थायराइड हार्मोन का बढ़ जाना हाइपरथायरॉयडिज्म है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, ग्रेव्स डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ग्रेव्स डिजीज बोल रहे हैं कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। बिल्कुल सही बात, जब हम हाइपरथायरॉयडिज्म की कॉज पढ़े थे तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ग्रेव्स डिजीज के कारण हाइपरथायरॉयडिज्म भी बनते हैं, और ग्रेव्स डिजीज जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। ग्रेव्स डिजीज जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, ठीक है। चलो तो इसका मतलब हो गया हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। चलिए ये इसका आंसर हो गया 1। तो बस हो गया, सारे के सारे ख़त्म। 2021 के सारे PYQs हमने कर ली, जितने भी आया था क्वेश्चन पेपर में, सारे के सारे क्वेश्चन एनाटॉमी एंड थेरेपी सबका हमने कंप्लीट कर लिया, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया। अब आप जल्दी से इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिया मेरे साथ साथ इस वीडियो को। अब बस हम 2 बचे हैं, हमारा 2022 का हम पेपर करने वाले हैं और 23 का पेपर करने वाले हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।